6 महीने 180 दिन 4320 घंटे, इतना वक्त एक आदमी ने ये सोचकर काट दिया कि उसकी पत्नी अपने मायके में बैठी है, नाराज़ है, गुस्से में है और एक दिन खुद ही मान जाएगी। और फिर एक सर्द सुबह जब वो हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर माफ़ी की तैयारी करके ससुराल के दरवाजे पर पहुंचा, तो दरवाज़ा खोलने वाली उसकी सास का चेहरा देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सास ने कहा, बेटा नंदिनी, वो तो तुम्हारे पास है ना? पिछले 6 महीने से तो वो हमारे घर आई ही नहीं। एक पल के लिए वहाँ का वक्त रुक गया। आदमी के हाथ से मिठाई का डिब्बा फिसला, ज़मीन पर गिरा और मिठाइयाँ बिखर गई, ठीक वैसे ही जैसे उस पल उसका पूरा भरोसा बिखर गया था। अगर वो मायके में नहीं थी तो पिछले 6 महीने से थी कहाँ, किसके साथ थी, खाना कहाँ खा रही थी, रात कहाँ काट रही थी, बीमार पड़ी तो किसने माथे पर हाथ रखा, और सबसे बड़ा सवाल, वो हर महीने अपनी माँ को फ़ोन करके हंसते हुए ये क्यों कहती रही कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहीं तो हूँ अपने घर में। दोस्तों, आगे इस कहानी में जो सच सामने आएगा ना, वो सच सुनकर उस आदमी के घुटने ज़मीन पर टिक गए थे। उसकी सास वहीं दीवार पकड़कर बैठ गई थी और जो औरत 6 महीने से सबसे लड़ रही थी, वो असल में किसी से नहीं, अपने ही टूटे हुए आत्मसम्मान से लड़ रही थी। एक अलमारी, एक पुरानी डायरी और एक फाइल में रखे कुछ कागज़, इन 3 चीज़ों ने उस दिन पूरे परिवार को रुला दिया। मैं आपसे सिर्फ एक वादा चाहती हूँ, इस कहानी को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि असली मोड़ बीच में नहीं, अंत से ठीक पहले आता है। और जब वो आएगा ना, तो आप भी अपनी आंखें पोंछते हुए कहेंगे, काश ये बात उसने पहले बता दी होती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कानपुर के एक साधारण से घर से एक साधारण सी लड़की से, जिसकी सबसे बड़ी गलती बस इतनी थी कि वो चुपचाप बहुत कुछ सह जाती थी। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी आप कभी मिस ना करें। कानपुर शहर गोविंद नगर की एक तंग सी गली, जहाँ सुबह 6 बजे दूध वाले की साइकिल की घंटी सबसे पहले बजती है और उसके ठीक बाद बजती है घर घर से आती प्रेशर कुकर की सीटी। इसी गली के आखिरी मोड़ पर एक 2 मंजिला मकान था। नीले रंग का दरवाज़ा, दरवाजे के ऊपर लगी हुई एक पुरानी नेम प्लेट, स्वर्गीय रमाकांत मिश्रा। इस घर में 3 लोग रहते थे। पहली सावित्री देवी, उम्र 58 साल, पति को गुजरे 8 साल हो चुके थे। सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती थी, हल्के रंगों की सूती साड़ियाँ पहनती थी, लेकिन आवाज़ में एक ऐसी शक्ति थी जो उस घर की हर दीवार को पता थी। सावित्री देवी बुरी औरत नहीं थी, ये बात मैं शुरुआत में ही कह देना चाहती हूँ। वो बस उस पुरानी सोच की औरत थी जिसमें घर चलाना सिर्फ मर्द का काम माना जाता है और औरत की कमाई एक मदद होती है, हिस्सा नहीं। दूसरा, रोहित, सावित्री देवी का इकलौता बेटा, उम्र 31 साल, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सीधा साधा लड़का, ज़्यादा बोलता नहीं था। बचपन में पिता को खोया था, इसलिए माँ की हर बात को पत्थर की लकीर मानता था। रोहित की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी, वो किसी को मना नहीं कर पाता था, न माँ को, और बाद में यही आदत उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। और तीसरी, नंदिनी, उस घर की बहू, उन्नाव के पास एक छोटे से कस्बे की लड़की, जो पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में कानपुर आई थी। पिता प्रमोद जी, रिटायर्ड मास्टर साहब, दिल के मरीज माँ कमला देवी, जो बेटी की हर बात फ़ोन पर सुनकर संतुष्ट हो जाती थी, और एक छोटा भाई चेतन, जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहा था। नंदिनी और रोहित की मुलाकात किसी फिल्मी अंदाज में नहीं हुई थी एक बस स्टॉप पर। बारिश का मौसम था, जुलाई की वो दोपहर जब बादल बिना बताए फट पड़ते हैं। नंदिनी ऑफिस से निकली थी, हाथ में एक फाइल थी
और छाता जैसा कि हमेशा होता है घर पर ही भूल आई थी। वो बस स्टॉप के शेड के नीचे खड़ी थी, फाइल को सीने से चिपकाए इस कोशिश में कि कम से कम कागज़ तो बच जाएं। तभी एक लड़का भीगता हुआ उसी शेड के नीचे आया, भीगा हुआ, बालों से पानी टपकता हुआ, हाथ में एक टूटा हुआ छाता जिसकी तिल्लियाँ उलट चुकी थी। नंदिनी ने उसे देखा और बेसाख्ता हंस पड़ी। लड़के ने शर्मिंदा होकर छाता पीछे छिपा लिया और बोला, हंसिए मत, ये कल तक बिल्कुल ठीक था, ये कल तक शायद छाता भी रहा होगा। नंदिनी ने कहा, बस इतनी सी बात, लेकिन कुछ रिश्तों की शुरुआत ऐसी ही होती है, एक हंसी से, एक बारिश से, एक टूटे हुए छाते से। अगले 40 मिनट तक बस नहीं आई और उन 40 मिनटों में उन दोनों ने वो सब बातें कर ली जो लोग अक्सर सालों में नहीं कर पाते। रोहित ने बताया कि उसके पापा नहीं हैं, कि उसकी माँ ने उसे अकेले पाला है, कि वो सिलाई करके उसकी फ़ीस भरती थी। नंदिनी ने बताया कि उसके पापा मास्टर हैं, कि उसके पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है और इसीलिए वो कभी उन्हें कोई टेंशन नहीं देती। मैं घर पर कभी अपनी परेशानी नहीं बताती, बस ये कह देती हूँ सब ठीक है। रोहित ने उस दिन हंसते हुए कहा था, ये तो गलत बात है, परेशानी छिपाने से बढ़ जाती है। और नंदिनी ने कंधे उचकाकर जवाब दिया था, आदत है बचपन से। दोस्तों, ज़रा इस लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि यही एक बात सब ठीक है कहने की आदत आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दर्द बनने वाली थी। उस दिन के बाद मुलाकातें बढ़ी, कभी उसी बस स्टॉप पर, कभी ऑफिस के बाहर वाली चाय की दुकान पर। रोहित हर बार अदरक वाली चाय मंगाता और नंदिनी हर बार कहती, इतनी मीठी क्यों बनवाते हो? और रोहित हर बार वही जवाब देता, क्योंकि तुम कड़वी बातें बहुत सह लेती हो। 1 साल के भीतर रोहित ने अपनी माँ से बात की। सावित्री देवी ने पहले तो थोड़ा मुंह बनाया, नौकरी वाली लड़की है, घर संभाल पाएगी। लेकिन जब वो नंदिनी से मिली तो उसका दबे दबे पाँव छूना, नज़रें झुकाकर बात करना और चाय बनाकर बिना कहे ले आना, इन 3 चीज़ों ने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने हामी भर दी। शादी बहुत सादगी से हुई और जिस रात नंदिनी उस नीले दरवाजे वाले घर में दुल्हन बनकर आई, उसने चौखट पर पैर रखने से पहले एक पल के लिए रुककर उस घर को देखा था, जैसे कोई अपनी नई दुनिया को पहली बार आंखों में भर रहा हो। उसे नहीं पता था कि यही दहलीज एक दिन उसे रोते हुए पार करनी पड़ेगी। उस रात कमरे में जब सब मेहमान जा चुके थे, रोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, नंदिनी, मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, तुम्हें हीरे मोती नहीं दे पाऊँगा, लेकिन एक वादा करता हूँ, इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम पराई हो। नंदिनी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया था। दोस्तों, आदमी वादे बहुत आसानी से कर देता है, निभाने की परीक्षा तब आती है जब उसके सामने उसकी माँ खड़ी हो जाए, और वो परीक्षा आने वाली थी बहुत जल्द। शादी के 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में उस घर की सुबह का एक तय नियम बन चुका था। 5:30 बजे नंदिनी की आंख खुलती, सबसे पहले रसोई, फिर सावित्री देवी की दवा, फिर रोहित का टिफ़िन, फिर अपना डिब्बा, फिर नहाना, और ठीक 8:10 पर वो दरवाजे से निकलती, दुपट्टा संभालती, हाथ में बैग और होठों पर वही आदत वाली मुस्कान। शाम को 7 बजे वापस लौटती, लौटते ही बैग रखकर सीधे रसोई, रात का खाना, बर्तन, और फिर 11 बजे कमरे में। 3 साल, एक भी दिन नागा नहीं। और महीने की पहली तारीख को एक और नियम था, सैलरी आती, नंदिनी बैंक से पैसे निकालती और घर आकर सीधा सावित्री देवी के हाथ में रख देती, बिना गिने, बिना कुछ कहे। सावित्री देवी वो पैसे लेकर अपनी अलमारी के उस पुराने स्टील के डिब्बे में रख देती, जिसकी चाबी सिर्फ उनके पास रहती थी। रोहित भी यही करता था। उसकी सैलरी भी सीधे माँ के हाथ में जाती थी। नंदिनी को कभी बुरा नहीं लगा। सच कहूँ तो उसे अच्छा लगता था। उसे लगता था कि यही तो घर होता है, जहाँ तेरा मेरा नहीं होता,
सिर्फ हमारा होता है। उसे कुछ चाहिए होता तो मांग लेती, सावित्री देवी दे देती, कभी कभी थोड़ा कम देती, कभी कभी सवाल भी पूछ लेती, इतने में क्या आएगा, लेकिन नंदिनी हंसकर टाल देती। लेकिन दोस्तों, इंसान का दिल पैसे से नहीं टूटता, दिल टूटता है नज़रअंदाज किए जाने से। और वो दिन भी आया। अक्टूबर की एक दोपहर थी, इतवार, नंदिनी की छुट्टी थी। वो छत पर कपड़े सुखाकर उतरी ही थी कि नीचे से आवाज़ आई। सावित्री देवी की कोई पुरानी सहेली आई थी, शांति बुआ, जो कई साल बाद मिलने आई थी। नंदिनी ने चाय बनाई, नाश्ता लगाया, ट्रे लेकर बैठक में गई और चुपचाप एक तरफ बैठ गई। शांति बुआ ने घर को चारों तरफ से निहारा और बोली, अरे सावित्री, घर तो तूने बड़ा शानदार बना लिया। ये टाइल्स, ये सोफ़ा और सुना है ऊपर वाला हिस्सा भी बनवा लिया। सावित्री देवी का सीना चौड़ा हो गया। सब मेरे रोहित का किया धरा है बहन, उन्होंने कहा। बाप तो बचपन में ही छोड़ गया था, लड़के ने दिन रात एक कर दिया, अकेले अपने दम पर ये घर खड़ा किया है। मैं तो कहती हूँ, जिस घर में ऐसा बेटा हो उस घर को किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अकेले अपने दम पर किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नंदिनी के हाथ में चाय का कप था, वो कप वहीं का वहीं रुक गया। दोस्तों, इस पल को ज़रा महसूस कीजिए। 3 साल 36 महीने 36 बार उसने अपनी पूरी की पूरी सैलरी उस स्टील के डिब्बे में डाली थी। जिस टाइल्स की तारीफ हो रही थी उसका आधा पैसा उसका था। जिस सोफे पर शांति बुआ बैठी थी वो उसकी 2 महीने की तनख्वाह से आया था। ऊपर का जो हिस्सा बना था उसकी ईंट ईंट में उसकी रातों की नींद गड़ी थी और उस पूरे कमरे में उसका नाम एक बार भी नहीं लिया गया, एक बार भी नहीं। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस चाय का कप शांति बुआ के सामने रखा, हल्के से मुस्कुराई और रसोई में चली गई। रसोई में जाकर उसने नल खोल दिया तेज, ताकि पानी की आवाज़ में उसकी आवाज़ दब जाए। वो रोई नहीं, बस 2-3 बार गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद से कहा, कोई बात नहीं, माँ जी हैं, बेटे की तारीफ करना उनका हक है। उसने खुद को समझा लिया। दोस्तों, औरतें बहुत जल्दी खुद को समझा लेती हैं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जो बात समझाकर दबा दी जाती है ना, वो मरती नहीं, वो कहीं अंदर बैठ जाती है और किसी छोटी सी चोट का इंतज़ार करती है जो उसे दोबारा जिंदा कर दे। और वो छोटी सी चोट सिर्फ 4 दिन बाद लगी। नंदिनी का लैपटॉप 5 साल पुराना था। उसी लैपटॉप से उसने पहली नौकरी का इंटरव्यू दिया था, उसी पर वो घर से काम कर लेती थी। जिस दिन सावित्री देवी की तबीयत खराब होती थी और वो ऑफिस नहीं जा पाती थी, उस रात लैपटॉप बंद हुआ और दोबारा नहीं खुला। नंदिनी ने पूरी रात कोशिश की, बटन दबाती रही, चार्जर बदल कर देखा, कान लगाकर सुना कि कोई आवाज़ आ रही है या नहीं, कुछ नहीं। सुबह उसने रोहित से कहा, रोहित, मेरा लैपटॉप बंद हो गया है, या तो रिपेयर करवा दो या फिर कोई सस्ता सा नया दिला दो, ऑफिस का काम अटक जाएगा। रोहित उस वक्त शीशे के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। उसने आईने में से ही देखा और कहा, माँ से मांग लो, 4 शब्द, बस 4 शब्द। नंदिनी वहीं खड़ी रह गई। दोस्तों, अगर रोहित ये कह देता कि यार इस महीने बजट टाइट है, अगले महीने दिला दूंगा, तो नंदिनी चुप हो जाती। अगर वो कहता कि चलो शाम को साथ चलकर देख आते हैं, तो नंदिनी खुश हो जाती। लेकिन उसने कहा, माँ से मांग लो, यानी उसकी अपनी कमाई जो उसने अपने हाथों से उस डिब्बे में डाली थी, उसे वापस पाने के लिए अब उसे किसी और के सामने हाथ फैलाना था, अपने ही पैसों के लिए भीख। उस दिन नंदिनी पूरे रास्ते बस में खिड़की के बाहर देखती रही और उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूमता रहा, अगर मेरी कमाई पर मेरा अधिकार ही नहीं है तो मैं उसे देती ही क्यों हूँ। उस शाम उसने फैसला कर लिया। अगले महीने की 1 तारीख को सैलरी आई और उस दिन नंदिनी ने वो स्टील का डिब्बा नहीं खोला। सावित्री देवी ने 2 दिन इंतज़ार किया। तीसरे दिन सुबह जब नंदिनी ऑफिस के लिए जूते पहन रही थी, उन्होंने पूछा, बहू,
इस बार सैलरी नहीं आई क्या? नंदिनी ने सिर उठाया और बहुत शांत आवाज़ में बिना किसी तेवर के, बिना ऊंचा बोले कहा, आई है माँ जी, लेकिन इस बार से मैं अपनी सैलरी अपने पास रखूँगी। घर का जो खर्च आप बताएंगी वो मैं दे दूँगी, बाकी मेरे पास रहेगा। सावित्री देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्यों, अचानक ये क्या नया नाटक है? नंदिनी ने एक पल रुक कर कहा, माँ जी, नाटक नहीं है, बस उस दिन जब शांति बुआ आई थी, आपने कहा था कि ये घर आपके बेटे ने अकेले खड़ा किया है। मुझे उस दिन बुरा नहीं लगा था, सच में नहीं लगा था, लेकिन उसके 4 दिन बाद जब मैंने अपने लैपटॉप के लिए पैसे मांगे तो मुझसे कहा गया कि माँ से मांग लो। माँ जी, जब घर बनाने में मेरा नाम नहीं है तो घर के डिब्बे में मेरे पैसे क्यों हों? बस इतनी सी बात। लेकिन इस घर में 3 साल में पहली बार बहू ने पलटकर जवाब दिया था। सावित्री देवी ने जोर से आवाज़ लगाई, रोहित, और रोहित, देख अपनी बीवी को, देख कैसे जबान चला रही है। मैंने पहले ही कहा था, नौकरी वाली लड़की घर में मत लाना, कमाने लगती है तो पंख निकल आते हैं। रोहित कमरे से निकला। उसने नंदिनी को देखा, फिर माँ को देखा और फिर वही किया जो वो हमेशा करता आया था। कुछ नहीं माँ, छोड़ो ना, मैं समझा दूंगा इसे, समझा दूंगा इसे। नंदिनी ने उस दिन उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे वो लड़का नज़र नहीं आया जो बस स्टॉप पर टूटा हुआ छाता लेकर खड़ा था। नज़र आया एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच खड़ा होकर किसी एक की तरफ भी नहीं झुक सका। दोस्तों, याद रखिएगा, रिश्तों को दुश्मन नहीं तोड़ते, रिश्ते तब टूटते हैं जब अपना आदमी बीच में खड़ा होकर चुप रह जाता है। उस दिन के बाद उस घर की हवा बदल गई। सावित्री देवी ने चीख चिल्लाहट नहीं की, उन्होंने वो किया जो उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ दे होता है। उन्होंने नंदिनी से बोलना कम कर दिया। खाना बनता लेकिन उसे पूछा नहीं जाता, मेहमान आते तो उसका परिचय नहीं कराया जाता, और जब भी कोई पड़ोसन आती सावित्री देवी ऊंची आवाज़ में कहती, आइए आइए, बैठिए, वो देखिए हमारी आज़ाद बहू आ गई ऑफिस से, आजकल हमसे अलग हिसाब रखती है। नंदिनी सुनती, दुपट्टा संभालती, सीधे कमरे में चली जाती। फिर काम बढ़ने लगा। जो स्टोर रूम महीने में एक बार साफ़ होता था वो अब हर इतवार साफ़ होने लगा। जो छत साल में 2 बार धुलती थी उसे अब हर हफ्ते धोने को कहा जाने लगा। रात के बर्तन जो पहले सुबह के लिए छोड़ दिए जाते थे अब रात को ही मांजने पड़ते। नंदिनी करती रही बिना बोले, बिना शिकायत के, क्योंकि उसे लगता था कि ये तूफ़ान है, गुजर जाएगा। लेकिन एक रात जब वो रात के 11:30 बजे छत पर पोछा लगाकर उतरी और उसके पैर सीढ़ियों पर लड़खड़ाए, तब उसने पहली बार रोहित से कहा, रोहित, मैं थक गई हूँ, सच में थक गई हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 9 घंटे नौकरी करती हूँ और रात को 11:30 बजे छत धो रही हूँ। ये सज़ा है ना? बस इसलिए कि मैंने अपना पैसा अपने पास रख लिया। रोहित बिस्तर पर लेटा फ़ोन देख रहा था। उसने फ़ोन से नज़र हटाए बिना कहा, शुरुआत तुमने की थी, अब ख़त्म भी तुम ही कर सकती हो। कैसे? सैलरी माँ को दे दो, सब ठीक हो जाएगा। पैसा जाएगा कहाँ? घर में ही तो लगेगा। माँ सिर पर रख कर तो नहीं ले जाएंगी, आखिर में सब हमारा ही तो है। मैं इकलौता बेटा हूँ। नंदिनी वहीं दीवार से टिक कर बैठ गई और फिर उसने वो लाइन कही जो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप में से हर औरत सुने। रोहित, ये पैसों की लड़ाई नहीं है। मुझे पैसे का लालच होता ना तो मैं 3 साल तक एक एक रुपया उस डिब्बे में क्यों डालती। ये मेरी इज्जत की लड़ाई है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि जब कोई पूछे कि ये घर किसने बनाया तो कोई एक बार कह दे, मेरी बहू ने भी कंधे से कंधा मिलाया है। बस उससे किसी का क्या बिगड़ जाता, एक लाइन ही तो थी। रोहित ने करवट बदल ली। बहुत ज़्यादा सोचती हो तुम। 3 महीने, पूरे 3 महीने ये चला और फिर एक शाम जब नंदिनी ऑफिस से लौटी तो उसने देखा कि उसका सामान, उसकी अलमारी के कपड़े, उसकी किताबें कमरे के बाहर बरामदे में रखे थे। सावित्री देवी ने कमरे की सफाई करवाई थी।
और जगह की कमी के नाम पर उसकी चीज़ें बाहर निकाल दी थी। नंदिनी ने अपना सामान चुपचाप उठाया। फिर वो रोहित के पास गई और बोली, मैं कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। अब दोस्तों, इस पल में रोहित को बस एक काम करना था। उसे कहना था, मत जाओ। 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द, और ये पूरी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन उसने कहा, चली जाओ, कुछ दिन वहाँ रह आओगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा, बहुत देर तक देखा, जैसे किसी को आखिरी बार देख रही हो, और फिर उसने सिर हिला दिया। अगली सुबह उसने अपना बैग पैक किया। सावित्री देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की, बस इतना कहा, जब गुस्सा उतर जाए तो लौट आना। नंदिनी ने पैर छुए और उस नीली दरवाजे वाली चौखट को पार कर गई। उसी चौखट को जिसे 3 साल पहले उसने दुल्हन बनकर मुस्कुराते हुए पार किया था। बस अड्डे पर बैठकर नंदिनी ने अपना फ़ोन निकाला। उन्नाव की बस आधे घंटे में थी। उसने अपनी माँ का नंबर डायल किया और फिर काट दिया, फिर डायल किया, फिर काट दिया। दोस्तों, उसके दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, अपने पापा का, प्रमोद मास्टर साहब, जिनके सीने में 3 स्टंट पड़े थे, जो हर हफ्ते बेटी को फ़ोन करके सिर्फ एक बात पूछते थे, बिटिया ससुराल में सब ठीक है ना? और नंदिनी हर बार जवाब देती थी, हाँ पापा सब ठीक है। अब वो किस मुंह से जाकर उनके सामने खड़ी होती कि पापा, आपने जिस घर में मुझे विदा किया था वहाँ मुझे बोझ समझा जाता है। नहीं, वो जानती थी कि ये खबर उसके पापा का दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो उसने बस अड्डे की उसी बेंच पर बैठकर एक फ़ैसला किया जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बहादुर और सबसे अकेला फ़ैसला था। वो उन्नाव नहीं गई। उसने अपना बैग उठाया, ऑटो किया और अपने ऑफिस के पास वाले इलाके बर्रा में चली गई। वहाँ एक वर्किंग वीमेन हॉस्टल के ऊपर एक छोटा सा कमरा किराए पर मिल गया। 4,500 महीना, एक खिड़की, एक पंखा, एक चारपाई और एक स्टोव। 3 महीने से जो सैलरी उसने अपने पास रखी थी वो काम आ गई। एडवांस दिया, कुछ बर्तन खरीदे, एक गद्दा खरीदा। उस पहली रात नंदिनी उस खाली कमरे के फर्श पर बैठी थी। बिजली गुल थी, बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और उसने अपने घुटनों में सिर देकर दबी हुई आवाज़ में पहली बार जी भर के रोया। लेकिन सुबह जब उठी तो उसने आंखें धोई, बाल बांधे और ऑफिस चली गई। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो अगले 6 महीने चला। हर शनिवार को माँ का फ़ोन आता, बिटिया कैसी हैं? और नंदिनी हंसते हुए कहती, बिल्कुल मस्त हूँ माँ, यही तो हूँ, अपने घर पर, बस थोड़ी बिजी हूँ, सब ठीक है। वही आदत, वही 3 शब्द जो उसने बचपन में सीखे थे और जो अब उसकी सबसे बड़ी ढाल बन चुके थे। उधर रोहित के घर में क्या हो रहा था ये भी सुन लीजिए। पहला महीना किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। सावित्री देवी कहती रही, आ जाएगी, कहाँ जाएगी। दूसरा महीना राशन का बिल आया, बड़ा हुआ था। सावित्री देवी ने डिब्बा खोला, डिब्बा हल्का लगा। तीसरा महीना बिजली का बिल, गैस, दवाइयाँ और गाड़ी की किस्त। रोहित की पूरी सैलरी उसी में चली गई। चौथा महीना रोहित ने पहली बार अपने दोस्त से 5,000 उधार लिए। 5वां महीना सावित्री देवी ने अपनी सोने की चूड़ी गिरवी रखने की बात सोची। और छठा महीना उस घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। वो घर जिसमें कभी हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ हिसाब किताब में डूबा रहता था। एक रात खाने की मेज पर सावित्री देवी ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा मुझसे गलती हो गई। रोहित ने सिर उठाया, बहू गलत नहीं थी, वो 3 साल तक चुपचाप देती रही और मैंने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया। जिस दिन शांति के सामने मैंने कहा था कि ये घर तूने अकेले बनाया है ना, उस दिन मैंने उसकी 3 साल की मेहनत को एक ही सांस में मिटा दिया था। और मैं देख रही थी बेटा, उस दिन उसकी आंखें भर आई थी, मैंने देखा था और फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। रोहित की आंखें भर आई क्योंकि उसे उस दिन की एक और बात याद आ गई थी। जिस दिन उसने कहा था माँ से मांग लो, उस दिन नंदिनी 2 मिनट तक चुपचाप खड़ी रही थी और फिर
बिना कुछ कहे मुड़ गई थी। जा बेटा, माँ ने कहा, जा उसे लेकर आ। पैर पकड़ने पड़े तो पकड़ लेना। औरत के पैर पकड़ने से कोई मर्द छोटा नहीं होता। अगली सुबह रोहित उन्नाव पहुंचा। रास्ते भर उसने अपनी माफ़ी रटी। मिठाई का डिब्बा खरीदा। सोचा पहले पैर छूऊंगा, फिर सबके सामने कहूँगा कि मैंने गलती की। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कमला देवी ने दरवाज़ा खोला। दामाद को देखकर उनका चेहरा खिल गया। अरे रोहित बेटा, आओ आओ, अकेले आए, नंदिनी नहीं आई? रोहित का हाथ रुक गया। क्या क्या मतलब माँ जी? नंदिनी तो यही है ना? यहाँ? कमला देवी हंसी। बेटा, नंदिनी को यहाँ आए तो लगभग 1.25 साल हो गया। पिछली होली पर आई थी, उसके बाद तो आई ही नहीं। रोहित के हाथ से मिठाई का डिब्बा छूट गया। कागज फटा। लड्डू जमीन पर बिखर गए। माँ जी, वो 6 महीने पहले घर से निकली थी, ये कहकर कि मायके जा रही हूँ। 6 महीने से वो हमारे घर पर नहीं है। कमला देवी वहीं दीवार पकड़कर बैठ गई। अंदर से चेतन दौड़ता हुआ आया। अगले 10 मिनट में उस घर में जो हुआ, दोस्तों, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक माँ को पता चला कि उसकी बेटी 6 महीने से लापता है और वो हर हफ्ते फ़ोन पर हंसकर कह रही थी, सब ठीक है। रोहित का दिमाग अब उल्टी दिशा में दौड़ने लगा। अगर वो यहाँ नहीं थी तो कहाँ थी? किसके साथ थी? कहीं ऐसा तो नहीं? उसने दांत भींच कर कहा, माँ जी, फ़ोन कीजिए उसे अभी, और सिर्फ इतना पूछिए कि वो रह कहाँ रही है। कमला देवी ने कांपते हाथों से नंबर मिलाया। घंटी बजी। हेलो माँ, बिटिया तू कहाँ है? माँ, ऑफिस में हूँ। शाम को फ़ोन करूँ? नहीं। कमला देवी की आवाज़ भर्रा गई। मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ, तू रहती कहाँ है नंदिनी? उधर एक लंबी खामोशी, बहुत लंबी, और फिर एक टूटी हुई आवाज़ आई, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं 6 महीने से कानपुर में ही हूँ, अकेले, एक किराए के कमरे में। क्यों बेटा, क्यों नहीं आई मेरे पास? क्योंकि पापा को स्टंट पड़े हैं माँ। नंदिनी रो पड़ी। अगर वो सुन लेते कि उनकी बेटी को ससुराल से निकलना पड़ा तो वो जी नहीं पाते। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपको खुशी नहीं दे सकी तो कम से कम दुख तो ना दूँ। कमला देवी सिसक पड़ी। पता बता नंदिनी, मुझे तुझसे मिलना है। नंदिनी ने पता बता दिया। उसी शाम बर्रा गली नंबर 7, एक पुरानी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, सीढ़ियों पर पीली रोशनी। रोहित, कमला देवी, चेतन तीनों वहां पहुंचे और सीढ़ियों के पास खड़े हो गए। रोहित का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके मन में अब भी वो जहरीला शक बैठा था, किसी और के साथ तो नहीं रह रही। ठीक 7:10 पर गली के मोड़ से एक साया आता दिखा। दुपट्टा सिर पर, हाथ में सब्जी का थैला, कंधे पर ऑफिस बैग, और चाल बहुत धीमी। नंदिनी वो सीढ़ियाँ चढ़ी, एक एक सीढ़ी बहुत संभल कर। बीच में एक बार रुकी, रेलिंग पकड़ी, गहरी सांस ली और फिर चढ़ी। रोहित ने पीछे से आवाज़ दी, नंदिनी। नंदिनी ठिठक गई और फिर वो धीरे धीरे मुड़ी। सीढ़ी की उस पीली रोशनी में जब उसका दुपट्टा एक तरफ सरका, रोहित के हाथ से बैग गिर गया। कमला देवी के मुंह से चीख निकल गई। नंदिनी 6 महीने की गर्भवती थी। कोई कुछ नहीं बोल पाया। रोहित बुद्ध बनकर खड़ा रहा, अपनी पत्नी को देखता हुआ, उस पेट को देखता हुआ जिसमें उसका अपना बच्चा पल रहा था और जिसके बारे में उसे आज तक कुछ पता नहीं था। नंदिनी ने खामोशी से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। दरवाज़ा उसने खुला छोड़ दिया। तीनों अंदर आए। एक छोटा सा कमरा, एक चारपाई, एक स्टोव, दीवार पर एक कैलेंडर जिस पर लाल पेन से तारीखें घेरी हुई थी, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स। रोहित की आवाज़ कांप रही थी, नंदिनी तुमने बताया क्यों नहीं? नंदिनी ने पानी का गिलास रखा और बहुत शांत आवाज़ में कहा, मुझे भी नहीं पता था रोहित। घर छोड़ने के 18 दिन बाद पता चला। मैं उस दिन घंटों उसी चारपाई पर बैठी रही। मन तो बहुत किया कि फ़ोन करूं, दौड़कर तुम्हें बताऊं। मैंने नंबर मिलाया भी था 2 बार, तो काटा क्यों? नंदिनी की आंखें भर आई। क्योंकि मुझे डर लग गया रोहित। डर ये कि अगर मैंने बता दिया तो तुम मुझे
लेने आओगे, लेकिन मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए। माँ जी मुझे माफ़ कर देंगी, मेरे लिए नहीं, अपने पोते के लिए। और फिर सारी ज़िंदगी मुझे यही लगता कि मुझे इस घर में जगह मेरी वजह से नहीं, मेरी कोख की वजह से मिली है। उसने आंसू पोंछे। मुझे तरस नहीं चाहिए था रोहित, मुझे इज्जत चाहिए थी, और तरस मांगने से कभी इज्जत नहीं मिलती। कमला देवी वहीं फर्श पर बैठ गई और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर रोने लगी। रोहित के घुटने जमीन पर टिक गए। मैंने तुम्हें कहा था कि चली जाओ। मैंने अपने ही बच्चे को घर से निकाल दिया था और मुझे पता तक नहीं था। तभी चेतन ने कहा, जीजू। वो कोने में रखी एक छोटी अलमारी की ओर देख रहा था। अलमारी का पल्ला अध खुला था, अंदर एक फाइल दिख रही थी। रोहित ने उठकर वो फाइल निकाली, खोला, और खोलते ही उसका शरीर पत्थर हो गया। फाइल में 6 महीने की EMI की रसीदें थी, उसी घर के होम लोन की, गोविंद नगर नीले दरवाजे वाले घर की। हर महीने की किस्त नंदिनी के खाते से जा रही थी। 6 महीने लगातार, एक भी नागा नहीं। रोहित ने कांपते हाथों से नंदिनी की तरफ देखा। ये क्या है? नंदिनी ने नज़रें झुका ली। शादी के बाद तुमने मेरा नाम को एप्लीकेंट में जुड़वाया था, याद है? ऑटो डेबिट मेरे अकाउंट से सेट था। जब मैं घर से निकली तो मैं उसे बंद करवा सकती थी। एक फ़ोन काफ़ी था, तो बंद क्यों नहीं करवाया? नंदिनी की आवाज़ टूट गई। क्योंकि वो घर है रोहित, सिर्फ ईंट सीमेंट नहीं, वो तुम्हारे पापा का बनाया हुआ घर है। माँ जी ने उसमें अपनी जवानी लगा दी। अगर 3 किस्तें छूट जाती तो बैंक नोटिस भेजता। माँ जी वो सदमा नहीं झेल पाती। मैं उस घर से नाराज़ थी रोहित, उस घर की दुश्मन नहीं थी। और फिर उसने वो लाइन कही जिसने कमरे में मौजूद हर इंसान को रुला दिया। मैं उस घर की दीवारों से नहीं लड़ रही थी, मैं तो बस उस घर में अपना नाम ढूंढ रही थी। फाइल के नीचे एक और चीज़ थी, एक पतली सी नीली डायरी। रोहित ने वो उठाई, खोली। पहला पन्ना। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पापा को पता चला होगा कि मैं यहाँ हूँ, शायद अभी भी नहीं। जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि जब तुम बड़े हो तो तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी माँ भागी नहीं थी, वो बस एक बार खड़ी हो गई थी। तुम्हारे पापा बुरे इंसान नहीं हैं, वो बस उस दिन बोल नहीं पाए। और तुम्हारी दादी भी बुरी नहीं हैं, वो बस उस दिन एक शब्द कहना भूल गई। मैं दोनों को माफ़ कर चुकी हूँ, बस अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही कि मैंने इतने दिन खुद को इतना छोटा क्यों समझा। रोहित डायरी पकड़े ज़मीन पर बैठ गया और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात नंदिनी घर नहीं लौटी। उसने साफ कह दिया, मैं तरस पर नहीं लौटूंगी। और 3 दिन बाद जो हुआ वो उस गली ने पहले कभी नहीं देखा था। सावित्री देवी 58 साल की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के साथ ऑटो से बर्रा की उस गली में पहुंची। दूसरी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ी, दरवाजे पर खड़ी हुई, और जैसे ही नंदिनी ने दरवाज़ा खोला, सावित्री देवी ने अपनी बहू के आगे हाथ जोड़ दिए। नहीं माँ जी। नंदिनी ने उसके हाथ पकड़ लिए। पकड़ने दे बेटी। सावित्री देवी रो पड़ी। मैंने तुझसे तेरी कमाई नहीं छीनी थी, मैंने तेरा नाम छीना था। और मुझे पता है, नाम छीन जाए तो इंसान के पास कुछ नहीं बचता। फिर उन्होंने अपने पल्लू से वो पुराना स्टील का डिब्बा निकाला और उसकी चाबी नंदिनी की हथेली पर रख दी। आज से घर का हिसाब तेरे हाथ में, मैं मांगूंगी तू देगी। नंदिनी ने चाबी वापस उनकी मुट्ठी में बंद कर दी। मुझे चाबी नहीं चाहिए माँ जी, मुझे बस इतना चाहिए कि जब अगली बार शांति बुआ आए तो आप उनसे कहें, ये घर मेरे बेटे और मेरी बहू ने मिलकर बनाया है, बस उतना ही काफ़ी है। सावित्री देवी ने उसे सीने से लगा लिया और उस दिन नंदिनी उसी नीले दरवाजे वाली चौखट पर दोबारा पहुंची। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। इस बार उसके साथ उसकी माँ थी, उसका भाई था, उसका पति था, और उसकी कोख में उस घर की अगली पीढ़ी थी। 2 महीने बाद उस घर में एक बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा गया अस्मिता, जिसका मतलब होता है आत्मसम्मान। और उस दिन से आज तक गोविंद नगर की उस गली में एक बात मशहूर है। जब भी कोई सावित्री देवी से पूछता है कि ये घर किसने बनाया,
तो वो बिना एक पल गंवाए कहती हैं, मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने। जी हाँ, बहू नहीं बेटी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। नंदिनी ने अपनी सैलरी इसलिए नहीं रोकी थी कि उसे पैसे का लालच था। उसने इसलिए रोकी थी क्योंकि उसे 3 साल तक एक शब्द नहीं मिला शुक्रिया। और सच पूछिए तो इस कहानी में विलन कोई नहीं था। सास बुरी नहीं थी, वो बस पुरानी सोच में जकड़ी हुई थी। पति बुरा नहीं था, वो बस उस पल चुप रह गया जब उसे बोलना चाहिए था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। रिश्ते बुरे लोगों से नहीं टूटते, रिश्ते उन अच्छे लोगों की खामोशी से टूटते हैं जो सही वक्त पर एक शब्द नहीं बोल पाते। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई औरत है, माँ, बहन, पत्नी, बहू, जो चुपचाप सब कुछ संभाल रही है, तो आज उससे एक बार बस इतना कह दीजिए, तुम्हारी वजह से ये घर चलता है। यकीन मानिए, ये एक लाइन किसी भी तोहफे से बड़ी होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे बताइए, इस कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, सास की, पति की या नंदिनी की? आपका जवाब मैं पढ़ूंगी ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबा दीजिए। इन कहानियों का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बस इतना है कि हम अपने रिश्तों में वो शब्द बोलना सीख जाएं जो अक्सर बोलने से रह जाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।